सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। ये क्लास 9th का सिलेबस है, ठीक है। तो रैशनल इरैशनल नंबर, तो रैशनल इरैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस नंबर ये रैशनल कहाँ से इरैशनल कहाँ से है उसकी थोड़ी सी रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है। प्रीवियसली आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है? करेंटली आप रियल नंबर का डिफिनेशन इतना याद कर लो, ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो इससे डिफिनेशन से हम लोग को पता चलता है कि रियल नंबर्स हैज़ टू टाइप्स, है ना। व्हाट आर दिस टू टाइप्स? वन इज रैशनल एंड अनदर वन इज इरैशनल, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम लोग क्या जाने कि रियल नंबर से हम लोग को रैशनल और इरैशनल नंबर का पता चला, ठीक है। तो अब नंबर के बारे में भी थोड़ा बात जब कर ही रहे हैं तो एक चीज़ मैं और बता दूंगा कि ये रियल नंबर्स को कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक नंबर टाइप होता है, ये एक नंबर टाइप है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। ये होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? जिसमें आई लगा रहता है ना, 5i। जैसे कि 5i का मीनिंग क्या है? जैसे √-5 कहीं लिखा हुआ है तो हम लोग ये √-5 को तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये -i को क्योंकि रूट के अंदर है, इस -i को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको -1 अंडर रूट लिख सकते हैं इंटू √5, ठीक है। इसका ये डिटेल में नीचे तरफ में देखते हैं, उस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है। इससे -√5 इमेजिनरी नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ा? जब जब ऐसे नंबर्स आते हैं, नंबर तो ये भी है भाई, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए कि नहीं, ये भी तो नंबर ही है ना, 5 ही है। तो ऐसे टाइप के नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? देखिए, -√5 को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, मतलब किया जा सकता है पर उसका एक अलग तरीका होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जैसे नॉर्मली इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? -1 इंटू √5, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह लिखें तो इसका जो वैल्यू है ना, ये होता है आई और ये √5, ठीक है ना। तो 5√i, सॉरी √5i, ठीक है। तो ये √5i, तो जिस जिस नंबर के साथ i का रिलेशन रहेगा वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है ना। तो उसके अलावा जितने नंबर्स बचते हैं, इमेजिनरी नंबर्स के अलावा जितने नंबर्स बचते हैं, सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? 2 कैटेगरीज में, रैशनल और इरैशनल। तो इस साल हम लोग को ये दोनों पढ़ना है, रैशनल और इरैशनल, ठीक है। तो रैशनल इरैशनल पढ़ने से पहले हम बेसिक आप लोगों को और भी कुछ कुछ याद दिलाना चाहेंगे जो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था, या फिर आप लोगों को आता भी होगा। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कितने से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, है ना। 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 एंड डॉट 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 कंटिन्यूस। इसके बाद आता है अनदर टाइप ऑफ नंबर जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड इट गोज़ टू इन्फिनिटी। इसके बाद एक होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग z से डिनोट करते हैं, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और, रैशनल नंबर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ हम लोग उसका डिनोशन दिखा देते हैं। रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं और इरैशनल को q बार से। तो इंटीजर को z से करते हैं, ठीक है। तो अब इंटीजर को फिर फर्दर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी में बांटा जाता है। इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स होता है, 0 होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना। तो बेसिकली अगर ये और ये वाला का सेट को मिला दिया जाए तो ये होल नंबर हो जाता है। ये अकेले क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है। समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया? आइए फिर से देखते हैं। ये है नेगेटिव पार्ट, ये 0, ये पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव में क्या होता है? -1, है ना, -2, -3 सो ऑन, ठीक। ये 0 का 0 हो गया और इधर में 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग होल नंबर का डिफिनेशन क्या जानते हैं? 0 से उस साइड पूरा। नेचुरल नंबर का क्या जानते हैं? 1 से उस साइड पूरा, है ना। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेगेटिव के लिए वैसे कुछ नहीं है, नेगेटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव होल नंबर नहीं होता है ना।
तो इसीलिए नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो ये था बेसिक इस चैप्टर का। अब थोड़ा सा इस चैप्टर के डिटेल में घुसते हैं, यानी कि रैशनल इरेशनल को अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से, है ना, ये तो आप लोग सब जान ही गए हैं अभी तक। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब रैशनल नंबर बेसिकली होता है क्या है, किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए हम लोग उसका फ्रैक्शन को देखते हैं, है ना। मान लीजिए हम लोग 2 लिखते हैं, तो 2 डायरेक्टली अगर न्यूमरेटर मान लेते हैं तो नीचे 1 है, इसका इक्वल भी 2 होता है ना। तो इसको हम लोग एक फॉर्मेट मान लेते हैं, ठीक है, a/b। ठीक, सपोज a इज न्यूमरेटर, इसमें सपोज करने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट को अलग से अभी आप देखिएगा। सपोज a इज न्यूमरेटर, b इज डिनोमिनेटर, सच दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब b 0 के इक्वल टू नहीं होगा तो वैसे केस में a/b जो फॉर्मेट बनेगा वो होगा रैशनल नंबर। ठीक है, अब a और b क्या क्या हो सकता है, तो a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a के लिए तो 0 हो सकता है, a के लिए 0 भी हो सकता है, मगर b के लिए 0 नहीं हो सकता। इंटीजर्स में क्या होता है, माइनस वाला भी होता है, प्लस वाले भी होता है और फिर 0 भी होता है ना। तो इंटीजर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीजर्स -0, है ना, ये सेट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया रैशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन। यही रैशनल नंबर है, इसका डेफिनेशन यही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं रैशनल नंबर को, है ना। तो रैशनल नंबर को अगर मान लेते हैं, हम लोग लिखते हैं क्यू। रैशनल नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, क्यू। सेट बनाना है तो इट इज़ a/b सच दैट a, b बिलोंग्स टू z, है ना। ऐसे लिखते हैं, z मतलब इंटीजर एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका वैल्यू भी नेगेटिव हो सकता है, इसका वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकता है, मगर 0 नहीं हो सकता है। इसका वैल्यू सारे नंबर्स का हो सकता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ इमेजिनरी नंबर्स का वैल्यू को फिर नहीं पुट करना है। वी कैनॉट यूज़ वैल्यू विच इज़ हैविंग आई। Why? Because if we use the value having I, there is no more real numbers, and these are the parts of real number. Rational number, irrational number, it is a part of real number. Got it? So we cannot use the value which are having I, or that is imaginary numbers. Understood? So now let's see some more properties of rational numbers. First we will be doing rational numbers, and then on the second part we will be doing irrational numbers. So suppose we are given any rational fractions, 2 rational fractions are given. So how we will calculate whether which one is greater, which one is smaller? So there are certain basic simplification method you might have been using. We just to solve 2 fractions, what we used to do? We used to do is we take out the LCMs, and then we try to maintain the numerator as per according to the LCM, so that our denominator gets the same. So once the denominator gets same, it becomes easier for us to calculate which one is greater and which one is lesser. Understand? So similarly we will be doing and solving such type of questions. So let's take an example. First we will try to understand with the basic a/b and c/d process. Okay, now just see here, a/b any and c/d. But it will be difficult to understand by alphabet, so we will take number 2 by 5 and 5 by 7. And now question is which one is greater. So how to do? First we will take out LCM of these two. So we know LCM of 5 and 7 is 35. So what we will do is, so first pull like this. So now see, if the LCM is 35 and it is calculatable, so we know 35. So what we will do is we will divide it by 5, we will divide it by denominator, we get 7, and it completely gets finished. Okay, so as we have got here 7, so now we'll multiply this also by 7 and this also by 7. See why we are multiplying up and down both by 7? So since, because if we cut this, divide this, again we'll get the very same fraction. The rule says you cannot change the fraction. So if you multiply up and down both sides, the fraction is not changed. Okay, similarly in this side, to maintain 35, 7 5 times, 5 5 times.
So now as you can see 14 upon 35 and 25 upon 35. So since denominator are same, which one is greater? Of numerator is same. The greater numerator is this side, so this number will be greater. So if this number is greater, which is greater? 5 by 7 is greater than what? 2 by 5. Understood? So similarly, if lesser one is asked, we will follow the same method, and the numerator which will be smaller will get lesser one. Now we see some properties. What properties? Suppose you are given a by b is equal to c by d. So what will happen? AD is equal to CB. So this method is called cross multiplication method. Okay, and if you feel how it happens, just try to understand how it happens. See, it is equal to is here. This side it is divided. Once it goes this side, it will get multiplied. Here also it is divided. Once it goes this side, it will get multiplied. Equal to sign is it is in its own place. ठीक है, इक्वल टू का साइन वहीं पे है, मगर ये वाले जो हिस्सा है ये इधर डिवीज़न में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. सिमिलरली इधर वाला हिस्सा जो डिवीज़न में था वो भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. अब दूसरी बात, a बाई बी इज़ ग्रेटर देन c बाई डी. अब क्या होगा? अब भी कुछ नहीं होगा, सिमिलरली उसी तरह हो जाएगा. ठीक है, तो जिधर ग्रेटर का सिंबल है, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा. जब तक आप कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा. ठीक है, अब हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं सिंबल में चेंजेस आता है ना, तो वही चीज़ है. मगर जब तक आप छेड़खानी नहीं कीजिएगा तब तक सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक, तो ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आते हैं. ठीक है, ये रैशनल नंबर का ये कॉन्सेप्ट है. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे रैशनल नंबर को हम लोग दो रैशनल नंबर दिया हुआ उसके बीच का नंबर को कैसे निकालते हैं. तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल. इसका मतलब ये नहीं है कि रैशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल. ठीक है, मगर रैशनल नंबर अगर दिया हुआ एक और उसको हम लोग किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो रैशनल होगा. ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई रैशनल नंबर कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से दिया हुआ है और उसको हम लोग किसी रैशनल नंबर दिया हुआ उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू रैशनल आएगा. मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका वैल्यू रैशनल आएगा और डिवाइड करते हैं तो भी उसका वैल्यू रैशनल आएगा. ठीक है, अब रैशनल को फर्दर 2 टाइप के डेसिमल कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. तो नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे. टर्मिनेटिंग मतलब क्या होना? ख़त्म हो जाना. यानी कि वंस द फ्रैक्शन इज गिवन टू एंड यू डिवाइड इट एंड इट गेट्स कम्प्लीटली डिवाइडेड अप. ठीक है, 2-3 पॉइंट डेसिमल तक गया और वो ख़त्म हो गया तो वो टर्मिनेटिंग में हो जाएगा. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के केस में वो डेसिमल में गया मगर वो ख़त्म नहीं हो रहा है. ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं. ठीक है, रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग को. ठीक है, तो इसको फाइंड करने का 2 तरीका होता है. तो पहला तो बेसिक डिवीजन मेथड है. तो पहले हम लोग बेसिक डिवीजन पे लेकर एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं. मतलब टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग का 1-2 को एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तो 1/8 बहुत बड़ा डिवीज़न तो नहीं दिया है मैंने. चलिए करते हैं अब. ठीक है, इज़ इट पॉसिबल कि 8 1 को डिवाइड कर दें? नहीं, तो 0 पॉइंट हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 टाइम्स है ना 8 आएगा, 2 फिर डेसिमल का 0, 2 टाइम्स 16 4 और फिर 0 आएगा 4, फिर 8 5 टाइम्स 40. ठीक है, ये देखिए एट अ सर्टेन टाइम ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया है ना. तो ये हो गया टर्मिनेटिंग 0.125. अब नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, जैसे कि हो गया 11/30. अब 30 को लिखिए, 11 को लिखिए. चलिए 0 पॉइंट, तो ये यहाँ नहीं होगा, इसको थोड़ा सा लंबे स्पेस में करना होगा. ठीक है, 30 और 11 यहाँ लिखिए 0 पॉइंट. क्यों 0 लिए? क्योंकि छोटा था. ठीक है, यहाँ आगे एक 0, तो 30 कितना बार में? 5 बार में तो 150 हो जाएगा, 4 बार में 120 हो जाएगा, 3 बार है ना 90. कितना आएगा? 9 - 11 कितना होता है? 2 है ना, तो 2. उसके बाद डेसिमल का 0 6 टाइम्स कीजिएगा
तो 18, फिर 2 आ गया, डेसिमल का 0, फिर 6, फिर 18, फिर 2, है ना। ये देखिए 6 6 6 6 कंटिन्यू होते रहेगा, है ना, तब तक इधर इधर भी कंटिन्यू होते रहेगा, पर ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि 0 कभी नहीं आएगा, 2 ही बचेगा, है ना। तो ऐसे टाइप का डेसिमल को हम लोग जो आता है, इस टाइप का जो फ्रैक्शन दिया रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, इस टाइप के बहुत से एग्जांपल मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड था डिवीज़न मेथड। अब दूसरे टाइप का एक मेथड है, तो जैसे कि आप लोगों को एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन आप डिसाइड कीजिए अपने से और खुद से सॉल्व करके लिखिए, प्रोसेस हम आपको बताएंगे। इस डिवीजन मेथड के प्रोसेस से भी आप लोग एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा खुद से, मगर ये जो सेकंड मेथड मैंने बताने वाला हूँ, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और बहुत हेल्पफुल मेथड है, ठीक है, किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए ये ईजी होगा, ठीक है। जैसे 17/50 मैंने लिया है, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड क्या बताता है, डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 2 to the power m into 5 to the power n, where this m and n are integers, ठीक है, 2 to the power m into 5 to the power n में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। m and n are whole numbers, सॉरी डू नॉट टेक इट इंटीजर्स बिकॉज नेगेटिव पॉसिबल नहीं होना चाहिए, है ना, नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, इसलिए 2 to the power m into 5 to the power n, m and n are whole numbers, याद रखिएगा, m and n are whole numbers, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोले, डिनोमिनेटर्स को अगर हम लोग 2 to the power m into 5 to the power n में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 50 को एक्सप्रेस कीजिए, कैसे करना है, 50 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, है ना, निकालिए, 2 25 5 5, यहाँ लिखिए 2 into 5 into 5, तो ये 2 क्या हो गया, 2 to the power 1, और 5 क्या हो गया, 5 to the power 2, तो ये देखिए 2 to the power m का पावर 1 है, 5 to the power n का पावर 2 में एक्सप्रेस हो गया, तो ये क्या डेसिमल हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब आप लोग समझ गए। एक एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग का भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग का भी लेंगे। तो हम लोग अभी तक क्या जाने कि अगर हम लोग किसी डिनोमिनेटर को 5 to the power 2 to the power n into 5 to the power m में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना। तो 23 to the power 72, ठीक है। तो अब यहाँ 72 को हम लोग को सॉल्व करना है, तो 72 लिखेंगे, 72 को इधर साइड में लीजिए, 2 3 times 6, ठीक है, 12 6 2 18 2 9 3 3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 2 to the power 3 into 3 to the power 2। तो यहाँ देखिए 2 तो है मगर 5 नहीं है ना, 2 है मगर 5 नहीं है, तो 2 to the power n तो मिल गया लेकिन 5 to the power m नहीं मिला, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए इतना ही एग्जांपल हम लोग अभी डायरेक्टली लिए हैं, कई बार आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा 2 to the power मतलब सारे नंबर, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, 72, तो एक एग्जांपल लेते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड, 16, ठीक है, 16 3/16 लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए 16 को हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 2 to the 4 4 to the 16, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 into 5 to the power 0, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों, 5 to the power 0 क्या होता है, इसका मीनिंग 1 होता है, तो अब 2 to the power 4 into 1 करेंगे तो 2 to the power 4 आएगा, है ना। तो अगर ये फॉर्मेट में लिखा गया, क्यों, क्योंकि होल नंबर बोला गया, तो n m n n r होल नंबर्स बोला गया था ना, तो n अगर होल नंबर है तो क्या है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 5 के केस में वैसा आता है, मान लीजिए 25 लेते हैं तो 5 to the power 2 हो जाएगा, है ना, इंटू 2 to the power 0, तो वो भी टर्मिनेटिंग होगा, समझ में आ गया। तो आप लोग एक्सरसाइजेस बनाइए, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे अगर कोई वीडियोज़ इस पर जो इरेशनल नंबर का वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो आप लोगों को पता चल जाए।